नमस्कार। 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दिल्ली में एनडीए नेताओं का दरबार सजा हुआ है और एनडीए के घटक दलों को अमित शाह ने डिनर पर बुलाया और इस डिनर पार्टी में सभी नेता शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। डिनर में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोका होटल पहुंचे तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। भोज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ये डिनर का आयोजन किया है जिसमें सभी घटक दलों के बड़े चेहरे, नेता एक एक कर पहुंच रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने, जिसमें शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान सरी के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। सर नमस्कार। सर पासवान जी नमस्कार। तो एनडीए नेताओं का दरबार दिल्ली में इस वक्त सजा हुआ है और एनडीए के जो घटक दल हैं उनको अमित शाह ने इस डिनर में आमंत्रित किया है और यहां एक गहन मंत्रणा जो है इस डिनर के टेबल पर होती हुई नजर आएगी। एक एक कर सभी बड़े चेहरे यहां पर पहुंच रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखा जा सकता है और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी इसमें शामिल होने के पहुंचे हुए और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उनको शॉल और फूल का गुलदस्ता देते हुए अमित शाह ने उनका स्वागत किया। तो अशोका होटल जहां पर ये डिनर का कार्यक्रम और ऐसे में एक एक कर सभी नेताओं का जुटान, नहीं अंदर नहीं, मतलब वहां से जहां पर चुनाव नतीजों से पहले ये महत्वपूर्ण मुलाकात भी, डिनर के टेबल पर मंत्रणा भी। तो इससे पहले बीजेपी दफ्तर पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की और बैठक के बाद बाहर निकले रामविलास पासवान ने बैठक में क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी दी। वहीं गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बिहार में एनडीए क्लीन स्वीप कर रहा है। लोगों ने जो है प्रधानमंत्री जी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद दिया, जो उन्होंने मेहनत किया और जिस मोदी के नाम पर पूरा देश जो है एनडीए को जो है बहुमत दे रहा है और दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने कोई जो है वोट के लिए नहीं, मैं जो है सुबह जनता के प्रति मैं कितना भाव क्या कहते हैं विह्वल हूँ, मैं कह नहीं सकता हूँ। कितना दिन का चुनाव, गर्मी का, लेकिन मैंने कभी नहीं थकान महसूस किया और हमारे सामने में न कभी हमारे सामने में जो है जीत हार का मामला था। हमारे सामने में एक ही मामला था, ये देश का लोगों का जो प्यार है वो प्यार को हम जो है सो जो दे रहे हैं 5 साल तक हमने निभाया है और अगला जो क्या कहते हैं कि जो हमको निभाने का मौका आएगा तो हम कैसे निभाएंगे, यही हमेशा मैं सोचते रहता था और आप लोगों ने टीम के माफिक काम किया। आप सब लोगों को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद और हम सब लोगों ने उनको धन्यवाद दिया। तो ये देश को बुड़बक न बनाए, अपनी हार स्वीकारने में उन्हें कष्ट हो रहा है, अपनी हार स्वीकारे और जनता के सामने जाकर के क्षमा याचना मांगे। 40 सीट बिहार में कितनी सीटों की संभावना जीतने की एनडीए की? मैं अगर सच कहूं, अब तो 2 दिन में परसों रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं 2 सीटों पे, अगर वो 2 सीट मैं ले लिया तो रहा ने कुल में रोबन हारा, क्लीन स्वीप। दिल्ली में एनडीए नेताओं के डिनर डिप्लोमेसी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं, जिस पर बिहार में भी सियासत गर्म है। कांग्रेस का कहना है कि 23 मई के बाद एनडीए बिखर जाएगी और इसके संकेत मिलने लगे हैं, तो बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि एनडीए में चट्टानी एकता है और ये टूटने वाला नहीं है। खासकर उनको मीटिंग की आवश्यकता इसलिए भी है कि उनके कई सहयोगियों के सुर बदले बदले लग रहे हैं। नीतीश जी ने प्रज्ञा ठाकुर पर खिलाफ बयान दिया, 370 पर बयान दे दिया, स्पेशल स्टेटस की मांग कर दी। तो जो साथी 23 मई के बाद छिटकने वाले हैं, मुझे लगता है एनडीए उन लोगों को बुलाकर एक साथ रखने की एक असफल कोशिश करना चाहती है। निश्चित तौर पर जो एग्जिट पोल आया है, देश की जनता का जो मूड है वो बता दे रहा है।
तो जो एनडीए का जो हम लोग का जो गठबंधन है, सारे दिग्गज नेता जो सभी गठबंधन के नेता बैठेंगे, उसमें रणनीति बनेगा। वो निश्चित रूप से 2019 का सबसे सुखद विषय रहा कि नीचे तक नेता में ही नहीं मिले, नीचे वर्कर भी मिलकर चुनाव लड़ा। तो ये जो प्रॉपर कम्बिनेशन रहा, ये बहुत ही अद्भुत रहा। और निश्चित रूप से चुनाव की समीक्षा भी होगी और भविष्य में चुनाव के बाद किस प्रकार से सरकार बने और मजबूत सरकार किस प्रकार से चले, इसकी भी कुछ चर्चा होगी। एनडीए की रात्रि भोज है, आगे की रणनीति पर विचार होगा। सारे नेता मिल रहे हैं, सरकार कैसे बनानी है, आगे का 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा होगी। थोड़ा लोग रिलैक्स करेंगे। तो चुनाव नतीजों से पहले ही क्या बिहार महागठबंधन के नेताओं ने हार मान ली है? अगर नहीं तो फिर पटना में विपक्षी दलों की पीसी में उपेंद्र कुशवाहा ने खून और खराबे की बात क्यों कही? क्यों हथियार तक उठाने की बात कही गई? रिपोर्ट के जरिए देखिए कि आखिर क्यों एग्जिट पोल से बौखलाया है विपक्षी खेमा। नतीजे से पहले धमकी वाली सियासत, महागठबंधन की पीसी में खून खराबे की बात क्यों? कुशवाहा के जहरीले बोल या हार की खींच? 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले ही बिहार महागठबंधन के नेताओं ने धमकी देनी शुरू कर दी। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो महागठबंधन की बुलाई गई थी, लेकिन पीसी में उपेंद्र कुशवाहा की ऐसी खींच दिखी कि बोलिए मत। तमाम एजेंसियों के आए एग्जिट पोल से बौखलाए कुशवाहा ने पहले तो इसे षड्यंत्र बताते हुए खारिज कर दिया। एक तरह से षड्यंत्र है उनका कि कैसे चुनाव को जीते, और उसी षड्यंत्र का हिस्सा है अभी जो एग्जिट पोल आया है। इसके माध्यम से उनकी कोशिश है कि जो महागठबंधन के लोग हैं उनको डिमोरलाइज कर दिया जाए, वर्कर्स को हमारे जाएंगे काउंटिंग में। हम सिरे से एग्जिट पोल को खारिज करते हैं। फिर सरेआम कह दिया कि यदि नीतीश और नरेंद्र मोदी रिजल्ट को बदलने की साजिश करेंगे तो जनता चुप नहीं रहेगी, खून खराबा होगा और वे खुद लोगों से हथियार उठाने की अपील करेंगे। जो खबर आ रही है चारों तरफ से, लोग जो बता रहे हैं हम लोगों को, यह रवैया इन लोगों का अगर आगे जारी रहा तो सड़कों पर खून बहेगा। लोगों में इतना आक्रोश है। हम लोगों से नहीं कहेंगे, महागठबंधन के तमाम साथियों से और बिहार की जनता से, कि इस तरह की साजिश को रोकने के लिए हथियार भी उठाना चाहिए। आरएलएसपी अध्यक्ष ने कहा कि एग्जिट पोल से भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे जनता आक्रोशित है और यदि हालात बिगड़े तो इसके लिए सीधे तौर पर नीतीश और पीएम मोदी ही जिम्मेदार होंगे। बताना चाहते हो लोग कि जनता के बीच जबरदस्त रूप से इन लोगों के प्रति इस तरह के रवैया को लेकर आक्रोश उभर रहा है। इस आक्रोश के कारण अगर कोई घटना हो जाए तो इसके लिए जवाबदेह बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सैनी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी मौजूद थे। सभी नेताओं ने कुशवाहा की हाँ में हाँ ही मिलाया, लेकिन एनडीए नेताओं ने कुशवाहा के तीखे बोल पर जोरदार पलटवार किया। देखिए, ये हताशा है, निराशा है, मायूसी है या जानकारी है इन लोगों को कि ये लोग पूरी तरीके से हार रहे हैं। महागठबंधन बुरी तरीके से, और खासतौर पर अगर आप बिहार की बात करें, बुरी तरीके से महागठबंधन बिहार में धराशायी होगा परिणामों के बाद। पर बहरहाल इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं आप प्रवोक कर रहे हैं। मुझे लगता है इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इस तरीके के बयान। जनता ने अगर नकारा है तो उसको स्वीकार करे, और किसी को धमकाने से और डराने से बिहार डरने वाला नहीं है। वो डर समाप्त हो गया बिहार में। ईवीएम बोले, विपक्षी डोले, परसों मोदी मोदी होले, लोग और कुछ नहीं होगा, यही गाना गाएंगे परसों से। जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा के जो बोल प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले हैं, उससे तो यही लगता है कि तमाम न्यूज एजेंसियों के एग्जिट पोल से महागठबंधन के नेता डरे सहमे हैं। तभी तो देख लेने की धमकी और सरेआम खून खराबे तक की बात कही जा रही है। सियासत की मर्यादा भले ही तार तार हो रही हो, लेकिन विपक्षी नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ पटना से आनंद अमृतराज और अमित सिंह की रिपोर्ट।
तो तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को मिलते बहुमत के बीच ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर 22 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और इस मुलाकात में विपक्षी पार्टियों ने वीवीपैट की पर्चियों की पहले मिलान की मांग की। जाने क्या होगा 23 मई को, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब सवाल बाद में। पहले तो सबसे बड़ी चिंता है ईवीएम और वीवीपैट की, जिसको लेकर विपक्ष के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक की दौड़ लगाई। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चुनाव आयोग तक पहुंचे नेताओं की। नेताओं की ये फौज चुनाव आयोग में शिकायत करने पहुंची है। इस मुलाकात में विपक्षी पार्टियों ने ईसी से वीवीपैट की पर्चियों की मिलान पहले कराने की मांग की। सुनिए विपक्ष की तरफ से क्या क्या मांग रखी गई। एक विधानसभा में 5 पोलिंग स्टेशन की जो 5 मशीनें गिनोगे वो सबसे पहले गिनो, क्योंकि अगर उसमें गलती होगी तो फिर आप उस पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए कि हर एआरओ टेबल पे हर एजेंट को बैठाने, हर पार्टी एजेंट को बैठाने की इजाजत मिलेगी। इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन to keep transparency, to maintain transparency and also create confidence among Indian voters. सवाल नंबर 1, पहले हो वीवीपैट की गिनती। सवाल नंबर 2, हर एआरओ टेबल पर रहें सभी पार्टी के एजेंट। सवाल नंबर 3, पारदर्शी तरीका अपनाए चुनाव आयोग। यही वो 3 प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। साथ ही देश के कई हिस्सों में ईवीएम को लेकर आ रही खबरों से भी आयोग को अवगत कराया। लेकिन इससे इतर एनडीए के नेताओं ने विपक्षी दलों पर हार का बहाना खोजने का आरोप लगाया। ईवीएम को लेकर अनावश्यक तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो उनकी हताशा है। वो अपने हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ये मशीन नरेंद्र मोदी ने नहीं लाई है। ये मशीन जो है ये तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में आई है और अभी वो हार रहे इसीलिए बोल रहे कि भाई ये मशीन ये ठीक नहीं है, ये मशीन ऐसी है। जिसके मन में चोर है, जिसके मन में बेईमानी है, जिसके मन में विद्वेष भरा हुआ है, वो और क्या करेंगे विलाप के अलावा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचने से पहले विपक्षी नेताओं ने एक बैठक की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू और अरविंद केजरीवाल सहित 22 दलों के नेताओं ने भाग लिया। लेकिन इस बैठक में ना तो सोनिया गांधी पहुंची, न राहुल गांधी, ममता बनर्जी और कुमार स्वामी भी बैठक से दूर ही रहे। वहीं मायावती और अखिलेश यादव भी नहीं आए। और सुनिए एसपी की तरफ से भाग लेने पहुंचे राम गोपाल यादव ने क्या कहा। बैठक का मकसद क्या? अब मैं जाऊं तब मालूम पड़े ना, मुझे तो अभी सूचना मिली तो आई हैव कम ओवर हियर। आपको बता दें कि बैठक और चुनाव आयोग में शिकायत से पहले वीवीपैट के मुद्दे पर विपक्ष को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने 23 मई को होने वाली मतों की गिनती के दौरान वीवीपैट मशीनों की सभी पर्चियों का ईवीएम के आंकड़ों के साथ मिलान करने की मांग खारिज कर दी। जस्टिस अरुण मिश्र की अगुवाई वाली अवकाश पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ये याचिका चेन्नई के एक गैर सरकारी संगठन टेक फॉर ऑल की ओर से दायर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो एग्जिट पोल ने महागठबंधन में भूचाल ला दिया है। अभी से ही हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस एक बार फिर सीट बंटवारे का मुद्दा उठाने लगी है। तो कांग्रेस का यह भी कहना है कि दरभंगा, मधुबनी और औरंगाबाद जैसी परंपरागत सीटें अगर उन्हें मिलती तो नजारा कुछ और ही होता। वहीं लेफ्ट पार्टी भी हार की जिम्मेदारी महागठबंधन पर डाल रही है। परंपरागत सीट का जो आप मधुबनी की, दरभंगा की बात करते हैं तो मधुबनी हम पिछले ही साल छोड़ चुके हैं। दरभंगा और औरंगाबाद हम लोग लड़ते रहे हैं। निश्चित तौर पे वो गठबंधन साथी के पास चला गया है, चूंकि गठबंधन में एक मजबूरी होती है। लेकिन परंपरागत सीट हमें मिलता तो और ज़्यादा बेहतर होता, उत्साह ज़्यादा होता लोगों में। महागठबंधन में हम लोग रहते तो सच्चाई है, महागठबंधन में आज रहते तो बिहार से ही जान लीजिए कि रूटेड आउट हो जाता एनडीए। ये तो उदाहरण है 91 का, ये उदाहरण है 96 का, जब सीपीआई लेफ्ट फोर्सेस उसके साथ रहा, लालू यादव के साथ, राजद के साथ, कांग्रेस, ये सब मिलके तो रूटेड आउट हमने कर दिया। तथा कथित महागठबंधन में महाभारत पहले से छिड़ा हुआ था। अब परिणाम आने वाला है, उनको अंदाजा लग गया है कि विपरीत परिणाम आने वाला है, तो हार का बहाना भी ढूंढेंगे।
आपस में सिर फुटौल भी करेंगे। तो पटना में सीएम नीतीश कुमार कई सवालों पर खुलकर बोलते हुए नजर आए। नीतीश ने एग्जिट पोल पर कहा कि नतीजे चाहे कुछ भी हो, जनता मालिक है और सबको 25 मई का इंतजार करना चाहिए। एनडीए नेताओं की मीटिंग पर सीएम ने कहा कि चुनाव में सब मिलकर लड़े हैं और ये बैठक एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए है। सीएम ने तेजस्वी यादव के वोट नहीं डालने पर भी निशाना साधा, साथ ही एक बार फिर से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। सीएम ने यह भी साफ कर दिया कि धारा 370 और कॉमन सिविल कोड पर उनकी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। वगैरह तो आप लोगों का काम है, विपक्षी पार्टियां जनता मालिक है और 23 तारीख को सारे नतीजे आ जाएंगे। लेकिन जो हम लोगों को शुरू से जो दिख रहा था स्पष्ट तौर पर, मुझको लगता है कि वैसा ही नतीजा है। चुनाव में सब लोग मिलकर के लड़े, अच्छा काम किया, एक दूसरे के साथ बातचीत, इससे कोई इतना लगातार कैंपेन चला है और अलग अलग राज्यों में जो एनडीए के पार्टनर से सब लोगों ने मिलकर के काम किया है, तो वही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए बैठे। एक्सप्लेन तो खुद किसी को करना है। तो बात हुई कि वोट नहीं दिए तो जो वोट नहीं दिया उसी को एक्सप्लेन करना है। वोट तो देना चाहिए, आखिर कैंपेन किस चीज के लिए होता है। तो देखिए, ऐसी बात लोगों की राय बहुत स्पष्ट है। बिहार जैसे राज्य को ये दर्जा मिलना चाहिए और हम लोगों ने आज तक कभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। ये शुरू से ही हम लोगों का ये 2006 से निरंतर हम लोग इस बात के लिए लगे हैं और अपना तर्क देते रहेंगे, इसके लिए प्रयत्न करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, वो तो काम है। मुझे भी बता दिया था कि धारा 370 हटाने की बात नहीं होनी चाहिए, कॉमन सिविल कोड को थोपने की बात नहीं होनी चाहिए। अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी सहमति से या कोर्ट के आदेश के मुताबिक होना चाहिए। तो विशेष राज्य का दर्जा, धारा 370, कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर नीतीश कुमार की 2 टूक के बाद बीजेपी का बयान भी सामने आ गया है। बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर ने कहा कि एनडीए में साथ रहने के बावजूद दोनों दलों की विचारधारा और एजेंडा अलग है। हर पार्टी के अलग मुद्दे होते हैं। जहां तक सवाल है 370 का, समान नागरिक संहिता का, विशेष राज्य के दर्जा का, तो एनडीए में जो घटक दल हैं, तो गठबंधन में रहने के बावजूद घटक दलों का संविधान अलग है, निशान अलग है, झंडा अलग है, उनका एजेंडा अलग है। लेकिन जब हम एनडीए में साथ हैं तो सब मिल करके और एक सहमति बनाकर ही आगे हम बढ़ेंगे। आजसू ने दावा किया है कि इस बार पार्टी संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। आजसू प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि इस बार जनता 13 फूल और 1 फल दिल्ली भेज रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि झारखंड में एनडीए गठबंधन सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ या अकेले लड़ने के सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि रबी के मौसम में खरीफ के फसल की चिंता नहीं करनी चाहिए। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें, जिसमें 13 पे फूल और 1 पे फल। झारखंड की जनता ने फूल और फल दोनों को मिलाकर के झारखंड की समृद्धि के लिए फूलों फलों का कामना किया है और 14 के 14 सीटों पर राजग गठबंधन को जीत सुनिश्चित करी है। चतरा जिले के 2 भाग्यशाली मतदाताओं को प्रशासन गोवा की सैर कराएगी। दरअसल मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने अनोखा ऑफर के तहत 3 दिन की गोवा की सैर कराने का वादा किया था और इसका नतीजा ये हुआ कि चतरा में मतदान प्रतिशत 10% बढ़ा और पूरे प्रदेश में चतरा संसदीय क्षेत्र प्रथम स्थान पर रहा। गोवा ट्रिप जीतने वाले लालू प्रसाद यादव बेहद खुश हैं। उन सब प्रयासों की बदौलत प्लस जो हमारे वोटर्स खुद जागरूक हुए बहुत सारे और अलग अलग विभिन्न कारणों की वजह से हमारा वोटिंग परसेंटेज 2014 की तुलना में 10.52% इंक्रीज हुआ। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट जंप है, बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। ऐसे में हमने
एक स्कीम लॉन्च की थी कि हम 2 लकी ड्रॉ से कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से 2 मतदाताओं को हम गोवा जाने का मौका दे रहे थे। वोट देने गए थे और इसमें मेरा गोवा टूर का चयन हुआ है। चुनावी रैलियों में दम दिखाने के बाद अब नतीजों की बारी है। इन नतीजों से पहले ईवीएम पर विवाद शुरू हो गया। सियासी विवादों के बीच स्ट्रांग रूम की निगरानी भी बढ़ गई है, क्योंकि वायरल हो रही तस्वीरों ने लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। प्यारे कार्यकर्ताओं, बहनों और भाइयों, अफवाहों और एग्जिट पोल से हिम्मत मत हारिए, ये आपका हौसला तोड़ने के लिए फैलाई जा रही है। इस बीच आपकी सावधानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर में डटे रहिए और चौकन्ने रहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत फल लाएगी। आम चुनाव का शोर शराबा थमने के बाद ईवीएम पर संग्राम छिड़ गया। सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीरों ने ईवीएम को एक बार फिर से सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। इस विवाद के बाद भी चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। जो फोल्ड ईवीएम और वीवीपैट के साथ छेड़छाड़ करने की कतई कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ पे, ना ही इस तरह की बात है। वहाँ पे पूरी तरह से उसको 3 टायर सिक्योरिटी लगी रही है। केवल कुछ तरह तरह की गलतफहमियों के शिकार होकर लोग अलग अलग टाइम पे ये बात है, इसमें ये लोगों ने उत्तेजना फैलाई है। भले ही निर्वाचन अधिकारियों को सब कुछ ठीक लग रहा हो, लेकिन राजनीतिक दलों को उनकी मंशा पर शक है, क्योंकि लगातार पार्टी कार्यकर्ता गड़बड़ी की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ऐसी तस्वीर क्यों बन रही है, जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। मतगणना को लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी से मिले हैं और हमने कहा है कि जो शिकायत है, जो अविश्वास का वातावरण बना हुआ है प्रदेश में, लोग मतदाता जिन्होंने मतदान किया है वो डरे और सहमे हैं कि जहां उन्होंने अपना मतदान किया है ईमानदारी से उसकी मतगणना होगी कि नहीं होगी। गिनती को लेकर के पूरा प्रदेश भयग्रस्त है। सिर्फ एसपी ही नहीं, कांग्रेस को भी गड़बड़ी की शंका है। लिहाजा प्रियंका गांधी ने एक ऑडियो संदेश जारी कर दिया। प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अफवाहों और एग्जिट पोल से हिम्मत मत हारिए, ये आपका हौसला तोड़ने के लिए फैलाई जा रही हैं। इस बीच आपकी सावधानी और भी महत्वपूर्ण बनती है। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर में डटे रहिए और चौकन्ने रहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत फल लाएगी। अपील के बाद रायबरेली आईटीआई के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी में जुट गए हैं, जहां रायबरेली और अमेठी सीट की मतगणना होनी है। चुनाव आयोग से बार बार शिकायत और हंगामों के बीच दावों पर खंडन भी हो गया, लेकिन सवाल है कि ऐसी तस्वीर क्यों बार बार बनती है। क्या ऐसा कोई खाका नहीं है जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल और बवाल न हो? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हार उस लवारिस बच्चे की तरह होता है जिसकी जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता। जब से तमाम एग्जिट पोलों ने फिर एक बार मोदी सरकार बनने की उम्मीद जताई है, तब से विपक्षी दलों को सांप सूंघ गया है और वो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में गुहार लगा रहे हैं, ताकि अगर नतीजे उनके मन मुताबिक नहीं आए तो वो अपनी नाकामी का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ सकें। एग्जिट पोल से आए नतीजों के बाद हार के बहाने तलाशने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि 2-3 साल से ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। इस चुनाव में भी गड़बड़ियों की शिकायतें आने लगी हैं। और जिस तरह से उड़ती छनती बातें आ रही भाजपा के नेताओं की तरफ से, निस्संदेह एक इम्पार्शियल, सिर्फ चुनाव में निष्पक्षता न हो बल्कि निष्पक्षता दिखे भी। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने भी एग्जिट पोल के नतीजे पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आप लड़ी ही नहीं और उसका वोट प्रतिशत दिखाया जा रहा है। हरियाणा की सीटों से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास दिखाई जा रही हैं। पंजाब में भाजपा 3 सीट लड़ रही है और वहाँ पे 4 सीट एग्जिट पोल दिखा रहा है कि वहाँ 4 सीट बीजेपी जीत रही है। हिमाचल प्रदेश में आप पार्टी लड़ी ही नहीं है, वहाँ पर भी उसका परसेंटेज दिखाया जा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल से बीजेपी खुश है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि विपक्ष को जब भी लगता है कि वो हार रहा है, तभी ईवीएम का चिन्ह बाहर निकाल देता है। जब तक जीत होती है तब तक ईवीएम का चिन्ह नहीं निकलता।
मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ जीते, राजस्थान जीते, ईवीएम ठीक थी। दिल्ली जीते, ईवीएम ठीक थी। कर्नाटक और पंजाब जीते, ईवीएम बिल्कुल ठीक थी। अब लोकसभा हार रहे हैं तो ईवीएम का जिन्न निकल रहा है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दावा किया कि मोदी के काम को देखकर लोगों ने एनडीए को वोट दिया है और इस बार अमेठी और रायबरेली भी बीजेपी ही जीतेगी। मैं ऐसा समझता हूं कि कांटे की टक्कर है और माननीय स्मृति ईरानी जी ने चुनाव हारने के बाद भी इतना वहाँ काम किया, लोगों के बीच में रही, लोगों के दिल में जगह बनाई, वो जीत जाएंगे और दिनेश जी भी जीत सकते हैं। ईवीएम की हालत सड़क पर पड़े उस पत्थर जैसी है जिस पर हर कोई ठोकर मारता है, लेकिन चलो अच्छा है, इसी बहाने कुछ राजनीतिक दलों को अपनी नाकामी छिपाने का मौका मिल ही जाता है, तो विपक्ष को ईवीएम को कोसने की जगह उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में कमलनाथ सरकार क्या खतरे में है? एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया और आरोपों को तथ्यहीन करार दिया। एग्जिट पोल के बाद मध्य प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हम पैसे के दम पर इस लोकतंत्र को भी खत्म करने की कोशिश है। चुने हुए, आप बताइए, चुने हुए विधायक हैं जिसको जनता ने चुना है कि आप कांग्रेस के पक्ष में काम करेंगे, हमने कांग्रेस में विश्वास किया है प्रदेश में। आप आज पैसे के दम पर विधायकों से मिल रहे हो, उनसे कह रहे हो भैया 25 नहीं 50 करोड़ रुपए ले लो, ये लालच देने का काम कर रहे हो। तो ये लोकतंत्र के लिए मुझे बताओ कि भारतीय जनता पार्टी कहां ले जा रही है इस देश को? आप मेरे कह रहे जानकारी है, बिल्कुल है, ये कोशिश कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में ले जा रही है। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जो बोल रहे हैं किस दम पे बोल रहे हैं, इनका जो सोच है, जबकि अभी भी कोई भी साथी बिकने वाला नहीं है, उनको गलतफहमी है। बीजेपी ये बात जब से कमलनाथ जी की सरकार बनी तब से कर रही है और कई बार ऐसे इश्यू आए, लेकिन कोई भी विधायक को इतना कमजोर भारतीय जनता पार्टी नहीं समझे, उसका भी एक आत्मसम्मान होता है और ये कभी भी पैसे का प्रलोभन दे के कभी भी तोड़ नहीं पाई। आपके संपर्क में भी कई हैं? निश्चित तौर पर जिस समय एनडीए की सरकार वहाँ दिल्ली में नहीं बनेगी, जिसको तय है कि नहीं बनेगी, उसी समय से 20 विधायक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में आ जाए। उधर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर सीएम कमलनाथ ने बयान दिया। उनका कहना था कि सभी विधायक कांग्रेस के साथ गए और चिंता की कोई बात नहीं है। बहुमत के लिए कह रही है बीजेपी और आज आपके उम्मीदवारों से भी चर्चा हुई है, क्या फीडबैक मिला है? कोई फीडबैक की आवश्यकता नहीं मुझे कांग्रेस के विधायकों पर पूरा विश्वास है। मुझे कम से कम 10 विधायकों ने अभी कहा कि हमें ऐसे फोन आ रहे हैं, ऐसा का प्रलोभन दे रहे हैं, ऐसे पद का प्रलोभन दे रहे हैं, तो सब अगर मैं नाम लूं तो आप नीचे चले जाइए, उनसे खुद ही पूछ लेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है और हॉर्स ट्रेडिंग को तथ्यहीन बताया। सिर्फ आरोप लगाया है, उन्होंने कोई साक्ष्य दिया है क्या? मुझे लगता है कोई साक्ष्य नहीं दिया होगा। ये भी एक सस्ती लोकप्रियता पाने का एक साधन लोगों ने बना लिया है। कांग्रेस में उथल पुथल मची है, ये सबको पता है, और अभी चुनाव के जब परिणाम आ जाएंगे, उस परिणाम के बाद निश्चित रूप से इस किनारे से उस किनारे की तरफ लोग भागेंगे, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल नजदीक खड़ी है सरकार गिरने के। हॉर्स ट्रेडिंग के विवादों के बीच ये खबर आई कि कमलनाथ कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। मीटिंग में शामिल हुए निर्दलीय विधायकों ने भी मंत्री बनने के संकेत दिए। हम आश्वस्त हैं कि हमको अगले जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सीएम साहब और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग हमको हमारे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देंगे। अभी तक कमलनाथ जी से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, और बनना तो अच्छी बात है भैया, वो बनाएंगे, जवाबदारी देंगे, हम भी सब मिलके काम करेंगे साहब पे। आपको अपने मंत्री बनने की कितनी उम्मीद है? 100%। कांग्रेस की मीटिंग को लेकर तमाम तरह के कयासों का बाजार गर्म है। बीजेपी नेता कमलनाथ सरकार को गिराने का दावा पहले ही करते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की चिंता लाजमी है, लेकिन क्या ये कांग्रेस की सतर्कता भरक है? आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। अनुराग के साथ सोनिया राणा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो इस बुलेटिन में आज बस इतना है।